वेलकम गाइज। आज हम लोग बिहार बोर्ड का आज से क्वेश्चन रिवीजन देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक का हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, जिसके सीरीज में आज हम लोग 2023 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम लोग आज से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। साइंस और मैथ कंटिन्यू हम लोग पूरा देखेंगे। आज अपना रहेगा 2023 का क्वेश्चन बिहार बोर्ड का। 15 जनवरी से पहले सब काम कर लेंगे, 15 फरवरी से पहले, 15 फरवरी से पहले हम लोग का सब काम कर लेंगे। जे सीरीज का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज है, जो कोई भी चीज है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा नवीकरणीय। और अगर प्राप्त नहीं करेंगे, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अगर एक बार खत्म हो गया तो वो अगर फिर से नहीं मिल सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय। ठीक ना? मतलब देखिए, हम लोगों का आबादी क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब आबादी के अनुसार हम लोग खपत बहुत ज़्यादा करेंगे, वो बनता बहुत लेट से है। तो वैसे स्रोत को हम लोग क्या बोलेंगे? और नवीकरणीय स्रोत। तो आपको पता है, सूरज खत्म होने वाला नहीं है, पवन एक बार खत्म हो गया तो ये पेट्रोलियम है, जो एक बार खत्म हो गया तो वो फिर दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? पेट्रोलियम। अगला हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल के ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत कौन है? नाव के न्यूक्लियर फिजन? क्या कोई परमाणु के टूटने से ये ऊर्जा मिलता है? क्या चंद्रमा से मिलता है? या फिर देखिए, याद रखिएगा, सूरज, हमारे पृथ्वी पर सूरज ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। पृथ्वी पर कौन एकमात्र स्रोत है? सूर्य। ठीक ना? इसके अलावा देखिए, अगर धरती पे पेड़ पौधा है, वो भी सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करेगा और अपना भोजन बनाएगा, और भोजन बना के फिर हम लोग उसको खाते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, समुद्र है, समुद्र, समुद्र के अंदर भी तो जीव रहते हैं ना, लेकिन वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच जाता है। वहां पे होता है डिप सी हाइड्रोथर्मल, डिप सी हाइड्रोथर्मल, इसके हेल्प से वहां पे ऊर्जा मिलता है। ये केमिकल ब्रेकडाउन से ऊर्जा लेता है वहां पे। समझ गए होंगे? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या हो जाएगा? सूरज। अगला क्वेश्चन है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, मतलब कंबसन करके जो कोई भी पदार्थ जलता है और उष्मा उत्पन्न करेगा, उष्मा मतलब गर्मी उत्पन्न करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंजन कहेंगे। इंजन तो नहीं होगा भाई, गाड़ी उड़ी का बात हो गया। ईंधन कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तापक किसको कहते हैं? जो गर्म होकर उष्मा उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्या है? जो दहन होकर उष्मा उत्पन्न करे। तापक गर्म होकर करता है। जैसे आपको पता है, अभी ठंडी का मौसम है, हीटर, हीटर में क्या होता है? नाइक्रोम, वो क्या होता है? गर्म होकर उष्मा उत्पन्न करेगा, तो वो तापक हो गया। और ईंधन क्या होगा? जो जल कर उष्मा उत्पन्न करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ईंधन। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ईंधन। अगला क्वेश्चन, यूरो सेकंड का संबंध है, याद रखिएगा, यूरो नॉर्म के बारे में, यूरो नॉर्म के बारे में याद रखिएगा। यूरो सेकंड जो है, ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। यही यूरो नॉर्म्स को ही भारत के अंदर बदल दिया गया है। किसमें? भारत स्टेज के नाम से चलाया जा रहा है। भारत स्टेज के नाम से चलाया जा रहा है। ठीक ना? तो यूरो नॉर्म सेकंड, भारत स्टेज सेकंड, यूरो नॉर्म थर्ड, भारत स्टेज थर्ड, इस तरीके से चलता है। तो यूरो सेकंड का संबंध किस चीज से हो गया? वायु प्रदूषण से हो गया। मृदा प्रदूषण से नहीं होता है, जल प्रदूषण से भी नहीं होता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? वायु प्रदूषण। अगला है, ऊपर भाग गया। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, भाई किससे लाइट का डिस्पर्जन होता है? वर्ण विक्षेपण किससे होता है? याद है आप लोगों को? प्रिज्म से होता है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है।
कांच की सिल्ली समतल दर्पण से विक्षेपण नहीं होगा, समतल दर्पण पे तो आएगा और लौट के चला जाएगा, ठीक है ना। गोलीय दर्पण में भी नहीं होगा भाई, गोलीय दर्पण अवतल दर्पण ये भी आता है, टकराता है। प्रिज्म में क्या होता है, लाइट को तोड़ता है। आपको पता है कि ये एक प्रिज्म हो गया मान लीजिए, या फिर एक मैं ओरिजिनल प्रिज्म बनाता हूँ, एक मिनट देख लीजिए। एक प्रिज्म हो गया, ठीक है ना। इसके कितने सतह होते हैं प्रिज्म के, 5 सतह होते हैं प्रिज्म के। कितने सतह देखिए, एक ये, 2, 3, 4 और एक क्या होगा इसके पीछे होगा, तो कितने सतह हो गए, 5 सतह होते हैं प्रिज्म में। ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5। इस प्रिज्म से होकर अगर हम एक सतह का बात करें, इससे होकर अगर हम कोई व्हाइट लाइट को प्रकाशित करेंगे तो ये क्या होता है, अपने 7 रंग में टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, ठीक ना। सबसे अंदर क्या होता है, लाल रंग होता है, इसका तरंगदैर्घ्य भी सबसे ज्यादा होता है, ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्वेश्चन को सही सही बनाइए फिर आंसर देखिए। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, मतलब सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करेगा भैया। आपको पता है सौर प्लेट घर के छत पे लगाते हैं हम लोग, इस पे सनलाइट पड़ता है और हम लोगों के घर में कौन जलता है, बल्ब ग्लो करता है, जलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोलर सेल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक मतलब क्या, प्रबल क्षारक मतलब क्या, जो बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल क्षारक। ये कैसे बनता है समझिए, अगर अगर थोड़ा सा एक मिनट, हाँ चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रबल क्षारक बनता कैसे है। देखिए अगर प्रबल अम्ल रहेगा, प्रबल अम्ल रहेगा, और क्या रहेगा, प्रबल भस्म रहेगा, प्रबल भस्म रहेगा, तो ये देखिए दोनों ताकतवर इंसान आपस में लड़ रहा है, तो न्यूट्रल बन जाएगा, उदासीन बनेगा, और इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए दुर्बल अम्ल रहेगा, दुर्बल अम्ल रहेगा और प्रबल भस्म रहेगा, प्रबल भस्म या फिर क्षार रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कमजोर हो गया और ये ताकतवर हो गया, तो जो यहाँ पे क्षारीय पदार्थ जो नवका बनेगा वो क्या बनेगा, प्रबल क्षारक बनेगा, ठीक ना। इसी तरीके से प्रबल अम्ल रहेगा और दुर्बल भस्म रहेगा, तो क्या बनेगा, प्रबल अम्ल का निर्माण हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रबल क्षारक जो बनेगा वो किससे बनता है, प्रबल भस्म से मिलने के बाद बनता है। तो प्रबल क्षारक कौन हो गया इसमें से, NaOH, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, शुष्क बर्फ, भैया शुष्क बर्फ हम CO2 को बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। CO को क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एगो ऑक्सीजन है, मोनो लगा दिए, ऑक्सीजन एगो रहेगा, क्या रहेगा, कोई भी एलिमेंट एगो रहेगा, मोनो वर्ड यूज करेंगे, दूगो रहेगा डाई यूज करेंगे, तीन गो रहेगा ट्राई यूज करेंगे। तो यहाँ पे एगो था तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, यहाँ पे दूगो ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं शुष्क बर्फ। ये हो गया जल, ये हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। अगला चलते हैं, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है।
आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन, क्या पता होना चाहिए? हीमोग्लोबिन। लेकिन और समझिए हिपेरिन क्या होता है? रक्त को थक्का बनने में हेल्प करता है। रक्त को ये रक्त के थक्का को क्या करता है? हटाता है, थक्का को हटाएगा। थ्रोम्बिन क्या करता है? थक्का बनने में हेल्प करेगा। थक्का बनने में क्या करेगा? ये बनने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों के दोनों का यही काम है, थक्का बनने में हेल्प करता है ये दोनों के दोनों। और हिपेरिन क्या करेगा? थक्का को हटाएगा। इसी तरीके से लीच में, लीच मतलब जोंक, जोंक में क्या होता है? हीरुडीन होता है, हीरुडीन। और ये हीरोडीन भी क्या करता है? क्लॉट को हटाने का काम करता है, रिमूव करेगा थक्का को। अगला है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है, सबको पता होगा। दांत का कठोरतम भाग है, याद रखिएगा, इनामेल, दांत की सबसे ऊपरी सतह। दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है इनामेल, ये क्या होता है? ये इनामेल जो उजला उजला कलर जिस पे आप ब्रश करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनामेल। ये हमारे शरीर का, जंतु जगत का सबसे मजबूत भाग होता है। कौन? इनामेल। ठीक ना। डेंटाइन किसको बोलेंगे? इसके अंदर, ये अंदर का एक लेयर, ये इसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। ओडेंटोब्लास्ट सेल से सेक्रेट होता है। मज्जा गुहा, इसके बीच के अंदर के जगह को क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा। केनाइन क्या होता है? ये दांत का प्रकार हो गया। दांत के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन? इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, आईसीपीएम, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका आवश्यक है? कौन आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में कौन चीज का जरूरत होता है? आपको पता है, आयोडीन। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है, ये भी ध्यान में रखना है। थायरोक्सिन आयरन की थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक ना। इसी तरीके से आयरन के कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है? खून की कमी, खून की कमी। चलिए अगला चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपघटक का उदाहरण है, अपघटक। अपघटक मतलब क्या होता है? सराहने गलाने वाला, सराहने गलाने वाला, सराहने गलाने वाला। अपघटक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपमार्जक। इसी का दूसरा नाम क्या है? अपमार्जक। अपमार्जक। अपघटक को क्या बोलते हैं हम लोग? अपमार्जक। ये कौन है भाई? गाय। गाय सराहने गलाने का काम करता है? नहीं भाई, तो खाने का काम करता है, तो ये नहीं होगा। कवक, बिल्कुल, कवक, बैक्टीरिया, फुफुंदी, ये सब क्या होता है? अपघटक होता है। बाघ नहीं होगा, घास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जस्ट पहले बताए थे, सूरज। सूर्य पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, याद रखिएगा हमेशा। और सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण कौन करेगा? पौधा, पेड़ पौधा ग्रहण करता है। किसके हेल्प से? क्लोरोफिल के हेल्प से। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का कौन कौन पार्ट है? इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, सब आता है इनमें से सभी। वायुमंडल वायु से रिलेटेड हो गया, जलमंडल जल से रिलेटेड हो गया, स्थल मंडल जमीन से रिलेटेड हो गया। ये 3 प्रकार के पर्यावरण के भाग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? भाई 4 होते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा को कौन खाएगा बताइए? घास को कौन खाएगा? घास को हिरन खा सकता है, ठीक ना, कोई दिक्कत? ठीक है। और हिरन को कौन खाएगा? हिरन को बाघ खा सकता है। इस तरीके से 3 पोषी स्तर हो गया, 1 2 3। लेकिन एनसीईआरटी में 4 पोषी स्तर ये दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। कैसे कैसे? देखिए, पेड़ पौधा है, पेड़, और इस पे इसको कौन खाने का काम करेगा? बकरी, या फिर याद रखिएगा छोटका सा, या फिर अगर इसको एग्जाम्पल में ले लेंगे तो इसको, या फिर ये भी ले सकते हैं, टिड्डा। घास को खाता है ना, घास को कौन खा लेगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खा लेगा? मेढक। और मेढक को कौन खा लेगा? भाई सांप।
समझ गए ना। तो ये भी क्या होगा, 1 2 3 4, 4 गो परिस्थितिक तंत्र हो गया। तो परिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, 1 वाले में तो 4 गो होता है, ध्यान में रखिएगा। ये किताब का लिखा हुआ क्वेश्चन है। अभिक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है, भाई आयन के आदान प्रदान से कौन सा अभिक्रिया होता है, आयन का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए 2 चीज दिया हुआ है, सबसे पहले संयोजन, संयोजन जुड़ने से होता है, 2 चीज के जुड़ने से होता है तो संयोजन। कुछ विलयन में बच जाएगा, कुछ बच जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण। अब है विस्थापन और द्विविस्थापन। देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है ए एक्स और दूसरा है बी, तो ए क्या करेगा, इस एक्स को भगा देगा यहाँ से, अब बी इसके जगह पे आ जाए तो ये क्या हो गया, ए बी बन जाएगा और एक्स को हटा दिया, तो इसको बोलते हैं विस्थापन। और द्विविस्थापन किसको बोलेंगे, अब मान लीजिए ए एक्स है और यहाँ पे बी वाई है, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये वाई यहाँ पे चला जाए और ये एक्स यहाँ पे चला जाए, तो क्या बन जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई। तो आयन का आदान प्रदान ऐसी होता है, देखिए जैसे HCl प्लस NaOH, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देखिए HCl को तोड़िए, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। NaOH को तोड़िए, Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। प्लस वाला माइनस के साथ जाके जुड़ जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा। आयन का आदान प्रदान हो रहा है, तो Na किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, NaCl बन गया। OH और H किसके साथ जुड़ गया, तो ये बना लिया H2O। तो आयन के आदान प्रदान से बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। विस्थापन को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, अगर द्विविस्थापन ऑप्शन में नहीं होता तो विस्थापन देते। अगला, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। अब पता है आपको समीकरण संतुलित क्या होता है, संतुलित समीकरण का मतलब होता है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या हो, परमाणु दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, परमाणु क्या हो, बराबर हो, परमाणु का संख्या क्या हो, दोनों तरफ बराबर हो, ठीक है ना। अच्छा याद रखिएगा, समीकरण को जब हम लोग संतुलित करते हैं तो एक नियम को फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। तो हम चेक कर लेते हैं दोनों तरफ किस किस में। देखिए इधर भी हाइड्रोजन क्या हो, इधर दूगो ये हाइड्रोजन हो गया और दूगो ये, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गो हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर दूगो ऑक्सीजन हो गया, इधर क्या हो गया, दूगो हाइड्रोजन और दूगो ऑक्सीजन हो गया। भाई यही तो हो गया संतुलित। अच्छा ये संतुलित है। उसके बाद ये देखिए पोटासियम इधर क्या हुआ है, दूगो, इधर भी क्या हुआ है, दूगो। क्लोरीन क्या हुआ है, दूगो, तो इधर भी है दूगो। ऑक्सीजन क्या हुआ है, दूगो ये और 3 गो ये, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 गो, इधर भी 6 गो है ऑक्सीजन, तो ये भी संतुलित है। H2 इधर दूगो, इधर भी दूगो, Cl दूगो, तो Cl ये भी दूगो, ये भी संतुलित है। देखो ना क्लोरीन दूगो, यहाँ पे जो कोई चीज लिखा रहता है, अगर यहाँ पे लिखा है 2HCl तो इसका मतलब होता है इस हाइड्रोजन से भी गुना और क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगला है Pb, इधर Pb क्या गो है, एगो, इधर भी है एगो। इधर ऑक्सीजन क्या हो गया, ये 3 गो हो गया और ये 2 गो, तो 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन हो गया, तो इधर हो गया 2 2 4 1 5। देखिए ऑक्सीजन इधर हो गया 6 गो, इधर हो गया 5 गो, ये संतुलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, भाई उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, भाई 7 होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, कैसे सर, तो याद रखिएगा 0 14, पीएच स्केल को ध्यान में रखिएगा। ये 7 अगर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, उदासीन। 7 से कम होगा तो क्या बोलेंगे, अम्लीय। क्या बोलेंगे, अम्लीय। और 7 से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, क्षारीय। क्या बोलेंगे, क्षारीय। ध्यान में रखिएगा, 7 से कम होगा अम्लीय, 7 रहेगा उदासीन, और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय। यहाँ पे पीएच अगर याद रखना हो तो याद रखिएगा, रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। जल का, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है, भाई उदासीन होता है ये। लार जो होता है, मुंह में जो लार आता है उसका पीएच मान 6.8 होता है। ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। भाई सूचक क्या होता है, जो एसिड और बेस के मात्रा को बताए कि कौन सा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक। ये 2 प्रकार के होते हैं सूचक, कौन कौन, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है मानव निर्मित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक मतलब क्या, जो प्रकृति में हमको मिलता है, फिनोप्थिलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ये सब मानव निर्मित है। और ये हल्दी, हल्दी हम बनाते हैं नहीं ना भाई, पेड़ पौधा बनाता है, तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक सूचक हो गया। था करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, हल्दी। ये बीपीएससी में भी पूछा गया था टीचर रिक्वायरमेंट में।
अगला है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 गो अणु जल का होता है, इसी को क्या बोलते हैं, धोबिया सोडा। इसको क्या बोलते हैं, Na2CO3 × 5H2। इसको बोलते हैं हम लोग तुतिया, क्या बोलते हैं, तुतिया। ये किसका सूत्र है, तुतिया का, Na2CO3 × 5H2। और ये क्या हो गया, Na2CO3 × 10H2O, ये हो गया धोबिया सोडा, ये हो गया आपका धोबिया सोडा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। विजातीय यौगिक मतलब हेट्रोजीनियस कंपाउंड। और हेट्रोजीनियस कंपाउंड कौन हो सकता है, बता सकते हैं कोई। चलिए देखिए कोशिश कीजिए, हम बता रहे हैं। चौक, हेट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट न रहे, एक से ज्यादा चीज रहे। जैसे कि अब देखिए दूध रहता है, दूध, तो दूध क्या होता है, दूध में जल भी होता है और लैक्टिक एसिड भी होता है, समझ, इसी से ना दही बनता है, प्रोलैक्टिन नाम के। ऐसा है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कोई बता सकते हैं, रेनिन। कौन सा प्रोटीन होता है, रेनिन। इस प्रोटीन, तो ये क्या हो गया, इसके जल के साथ साथ और कंपाउंड है ना, तो इस सब के मिलने से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कंपाउंड, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका चौक। अगला चलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन में कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन है, हीरा। सबसे कठोर, सबसे महंगा कौन है, सोना। याद रखिएगा, सोना और चांदी, सोना महंगा होता है चांदी के कंपैरिजन में। और एक और है जिसको हम लोग प्लेटिनम बोलते हैं, ये एक्सपेंसिव मेटल होता है सब। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए लाल से नीला हो जाएगा, लाल से क्या हो जाएगा, नीला। देखिए लाल मतलब क्या, खतरा, क्या होता है, खतरा। खतरा मतलब क्या, अम्ल, ध्यान में रखिएगा। लाल मतलब खतरा, क्या ध्यान में रखिएगा, खतरा। और खतरा मतलब क्या, याद रखिएगा, अम्ल, ठीक है ना। तो नीला से लाल हो जाएगा तो अम्ल होगा, और लाल से नीला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भस्म। और भस्म किस में होता है, OH में होता है। आगे बढ़ते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, एथिलीन। कौन सा है, एथिलीन। ऑक्सीन क्या होता है, ये तने के वृद्धि में हेल्प करता है, ये तने की लंबाई में वृद्धि करता है। जिबरेलिन क्या कर, जिबरेलिन भी तने की लंबाई में वृद्धि करता है। जैसे गन्ना, गन्ना में तने का लंबाई कौन करता है, ये करता है। ये पौधे के सबसे अग्रभाग में होता है ऑक्सीन, और ये पौधे की लंबाई में वृद्धि कराता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन में बहुत हेल्प करता है ये। गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता क्या है, याद रखिएगा, मृतजीवी। गोबर छत्ता किस पे होता है, सड़े गले चीज पे उगता है, तो मृतजीवी। परजीवी मतलब क्या, जो दूसरे जीवों पे रहता है, दूसरे जीवों पे डिपेंड रहेगा तो किसको क्या बोलेंगे, परजीवी। स्वपोषी मतलब जो खुद से भोजन बनाए, और शैवाल जानते हैं आप लोग। ओजोन का आणविक सूत्र है, क्या हो जाएगा, O3। ऑक्सीजन का O2। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण, कवक में कौन सा पोषण होता है भाई, बताओ, मृतजीवी पोषण होता है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। कवक बैक्टीरिया, इस समय क्या होता है, मृतजीवी पोषण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, देखिए ये एक पथीय होता है या फिर एक दिशीय, यहाँ पे एक और लैंग्वेज हो सकता है, एक पथीय। देखिए कैसे होता है, तो हमेशा पेड़ पौधा में आएगा, पेड़ पौधा अभी बताए थे आपको, सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करेगा। और पेड़ से मान लीजिए हिरन में गया, हिरन खाया पेड़ को, और इसको कौन खा लिया, बाघ खा लिया। तो इसमें ऊर्जा आया, फिर इसका ऊर्जा इसमें गया, फिर इसमें से इसमें गया, समझ गए ना। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है ना। और ये एक ही दिशा में हो रहा है, कभी इधर उधर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो एक ही दिशा में हो रहा है इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं एक दिशीय या फिर एक पथीय। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये ऊर्जा का प्रवाह किसने दिया था, 10% रूल जो दिया था ऊर्जा का, कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा ही जाएगा, ये किसने दिया था, लिंडन मैन ने दिया था। किसने दिया था, लिंडन मैन ने दिया था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट में पूछा गया था। भाई मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं।
दायां अलिंद, दायां निलाय, दायां अलिंद, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अलिंद, नीचे वाले को क्या बोलते हैं निलाय, इसको क्या बोलते हैं निलाय। तो दायां अलिंद, दायां निलाय, बायां अलिंद, बायां निलाय, 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं 4। विकासीय दृष्टिकोण से हमारा सबसे अधिक समानता किससे है भाई, हम सबसे नजदीक किस में है, चिंपैंजी से हैं। चिंपैंजी इज द करेक्ट आंसर, मकड़ी ये सब नहीं होगा, चिंपैंजी। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। देखिए दूध से दही जो होता है ना, दूध से दही जो बनता है ये फिजिकल केमिकल चेंज हो गया, ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है ना। इसमें अपघटित करता है जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध से दही बनाने का काम करता है। और ये क्या करता है, इस दूध को तोड़ता है, समझ में आ गया ना। तो क्या हो गया, ये अपघटित किया, क्या किया, अपघटित किया। तो क्या हो जाएगा, दूध से दही बनने में कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अच्छा ये बैक्टीरिया हमको फ्री फोकट में विटामिन B12 देता है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं भाई, अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को, कनकेव लेंस को बोलते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ इन विजिबल लाइट। अच्छा विजिबल लाइट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, लाल का होता है, लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है, बैजानी पिनाला, ठीक ना। अच्छा बैजानी पिनाला, ला सबसे नीचे होता है। अच्छा विचलन भी इसी का सबसे ज्यादा होता है, ध्यान में रखिएगा, विचलन मतलब टेढ़ा हो जाना। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किसमें, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोधक को कब कब जोड़ेंगे, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें पता है दू दू अगर दू लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन 1/R1 इज इक्वल टू, अगर 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कम हो गया भाई, 1.5 हो गया। तो ज्यादा किस में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया, कहाँ गया, पार्श्व क्रम या फिर सीरीज, यही हो गया पार्श्व क्रम, इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, देखिए वोल्ट मीटर भी, वोल्ट मीटर को किससे दिखाते हैं, V से, इसमें प्लस माइनस होता है। ए मीटर को A से दिखाते हैं, इसमें भी प्लस माइनस होता है। सेल बैटरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी, और बैटरी में भी प्लस माइनस होता है, आप देखते हैं। कुंडली, वही तार में कहाँ पे लिखा होता है प्लस माइनस, कहीं पे नहीं होता है, क्या हो जाएगा कुंडली। एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगी भाई, अपसारी होगी, जो आपतित होगी वही परावर्तित होगी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है, वेबर, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। वाट किसका हो जाएगा, वोल्ट। ये हो जाएगा आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, विभव का, विभव या फिर विभवांतर का बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, कार्ज, जूल। मतलब ये पोटेंशियल का होता है वाट, ये वर्क का होता है, और ये फोर्स का होता है, ठीक है ना। तो वाट हो गया विभव का, हिंदी में विभवांतर विभव बोलते हैं। जूल मतलब कार्ज हो गया, कार्ज का ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल। और वेबर किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो जाएगा। अगला है लीस्ट काउंट। एक ए मीटर के 0, 0 और 2 एम्पियर के अंकों के बीच में 20 विभाग है। देखिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, एलसी का फॉर्मूला याद रखिएगा। लीस्ट काउंट मतलब होता है कि टोटल, ए मीटर दिया है ना, ए मीटर दिया हुआ है तो हम करंट से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है ना। तो ए मीटर का करंट दिया हुआ है, अब वोल्ट मीटर दिया रहता तो वोल्टेज से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है ना। तो ए मीटर है तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, इसका विद्युत धारा मतलब करंट, अब बट्टा कितना खंड टुकड़ा हुआ है, तो 20 गो भाग हुआ है, ठीक ना। तो 20 टुकड़ा हो गया ये, तो कितना हो जाएगा 2/20, 2 एक 2 और 2 है 20, कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0 पॉइंट। याद रखिएगा जितना करंट हुआ वो और जितना टुकड़ा हो गया वो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये एक एमीटर है, यहाँ पे इसका रीडिंग रहता है, ठीक है ना। तो अगर मान लिए 1 एम्पियर का करंट 2 एम्पियर का करंट दिया है, तो ये 20 बार टुकड़ा को पास किया है, ये ऐसे करके क्या को टुकड़ा को पास किया है, 20 गो टुकड़ा को। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 2
2 एम्पियर का करंट दिया ये, तो 2 हो गया। कितना टुकड़ा, कितना भाग में बटा है, 20 भाग में, तो 2/20। याद रखिएगा इस चीज को। ऐसे ही हम लोग वोल्ट मीटर में भी लोएस्ट करंट निकालेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे विभव और बटा कितना टुकड़ा में डिवाइड हुआ है वो। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखो अगर मान लो R1 का वैल्यू हम ले लेते हैं 2 ओम, R2 का वैल्यू ले लेते हैं 3 ओम, और समांतर में है ना, प्रतिरोध किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3, 1/R लिखते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ये 3 + 2 5/6 हो गया। 5/6 का मतलब क्या, 0.6742 या फिर 6/48, 0.8। बताओ अब 0.8 देखो सब प्रतिरोध से कम है कि नहीं है, नहीं है ना। तो सब प्रतिरोध से प्रतिरोध, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 0.8 ओम आया है। तो ये क्या हो जाएगा, सब प्रत्येक प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, कम। और श्रेणी क्रम में रहता तो क्या हो जाता, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक। जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते तो 2 + 3 हो जाता 5, और 5 2 से भी अधिक है और 3 से भी अधिक है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता, सबसे अधिक, और समांतर क्रम में हो गया सबसे कम। ध्यान में रखिए इसको भी। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं।